हेलो दोस्तों, वेलकम। सर, मेरा नाम दीपक है और मैं अभी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा एज अ डेमो। और अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हो या देखते हुए आते हो तो आप ये लेक्चर पूरा देखो। 2-3 लेक्चर मैं अपलोड करूंगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, ऑपरेशन मैनेजमेंट के भी लेक्चर मैंने अपलोड करे हुए हैं। तो वहाँ देख सकते हैं कम प्राइसेस में आपको चीज़ें मिल सकती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल सकती है। ये देखना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जब आप पढ़ते हो, जब आप किसी से पढ़ रहे हो तो क्या उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये नोट्स है। सर, ये नोट्स अभी जो मैंने आपको सामने दिखाऊंगा ये आधे अधूरे होंगे। जैसे जैसे चैप्टर क्लास कंप्लीट होते करती जाएंगे, जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होती चली जाएगी, वैसे वैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नोट्स भी प्रिपेयर होते चले जाएंगे। सर, आपको कैसे करना है, आपको कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं? देखो, मैं आपको क्या करूंगा, ये पीडीएफ आपको पढ़ कराऊंगा। ये पीडीएफ के अंदर स्पेस होगा। हर को एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको ये पीडीएफ दी, और जैसे कि ये आप एक चीज है, मान लो ये आपके पास पर्टिकुलर कोई चीज है, ये आपको एक लाइन है, इस लाइन के नीचे क्या दे रखा है, एक स्पेस दे रखा है। उस स्पेस में जो भी मैं क्लास में लिखवाता हूं वो आपको उस स्पेस में फिल कर देना है और ऐसे आपके नोट्स बन जाएंगे। आपको कुछ नहीं चाहिए करना। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है, अलग से कॉपी बनाना चाहते हो वो अच्छी बात है, पर क्या करना है आपको, जैसे जैसे मैं लिखवाता चले जाऊंगा वैसे वैसे आपको ही हो। बस आपको क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है इसके, और प्रिंट निकालने के बाद आपको वो वहां पर, जैसे मैंने जगह छोड़ रखी है जहां स्पेस खाली छोड़ रखा है, उस जगह पर आपको फिल करना है। जो भी मैं लिखवाऊंगा, हिंदी में लिखूं, एग्जाम्पल दूं, कुछ भी जैसे जैसे लिखवा दूंगा वैसे वैसे आपको लिख देना है। मैंने भी स्पेस जगह छोड़ रखी है, मैं वहीं लिखूंगा जहां पर आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। नोट्स प्रिपेयर करने का फायदा ये होता है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल में इतना सारा कंटेंट है, उन सारे कंटेंट को पढ़ना भी बेनिफिशियल नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेपर के लिए सारा कंटेंट 30 नंबर की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और 30 नंबर की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आप इतना सारा कंटेंट पढ़ोगे तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या होगा बेनिफिशियल, कि आप क्या करिए, आप मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को पढ़िए। एक तो फुल्ली ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, पूरा 100% आपका स्टडी मटेरियल कवर रहेगा। स्टडी मटेरियल के कंटेंट से ही लिया जाएगा। हाँ, जो कंटेंट इररिलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, उसको हटा दिया जाएगा। मैं हकीकत क्या देता हूं, पहली क्लास में ही कह देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको स्टडी मैट खोल कर पढ़ा रहा हूं, वो मजा भी नहीं है, भी बोरियत है, क्लास थोड़ी ना है फिर वो। स्टडी मैट खोल के आपने पढ़ लिया, मान लो स्टडी मैट खोला, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, उसका हिंदी बताया जा रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, उसकी हिंदी बताया जा रहा हूं, मजा थोड़ी ना है दोस्तों। अगर हिंदी ही सीखनी है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज की हिंदी ही समझनी है, तो फिर क्या होता है, खुद भी समझ लोगे, इतने बड़े तो हो ही गए आप, नहीं तो गूगल। समझना तो ये है कि किस तरीके से हम समझते हैं। एक हिंदी तो समझी, साथ में एग्जाम्पल समझ लिया, एग्जाम्पल समझने के बाद उसको हिंदी और एग्जाम्पल दोनों लिख लिया। एक एक वर्ड, जो वर्ड ऐसे क्रिटिकल होता है, जैसे कि मैं वर्ड है यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, क्या होता है ये इंटीग्रेटिंग, है ना। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हमें नहीं पता होते, वो किसी को पता होंगे, किसी को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि यार एक एक वर्ड का हिंदी लिखूंगा मैं वहां पर, कि जब भी आप, आज के लिए वर्क नहीं कर रहा, एक बार पढ़ाने के बाद आपके माइंड में, हर किसी के माइंड में बैठ जाता है। मैं अगर ओरली बताऊं तो आपके माइंड में फिलअप हो जाएगा वो, बट जब आप रिविजन करोगे तो वो सारी चीज जब लिखी होगी ना आपके पास, वो वहां पर आप कनेक्ट करवाओगे। हाँ, तो जब भी मैं कोई चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, मैं ये सोचकर पढ़ाता हूं कि अगर स्टूडेंट खुद से रिवीजन करे, या कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, अगर वो मेरे नोट से पढ़ ले तो 100% समझ में आ जाएगा विदाउट क्लास लिए। हाँ, मैं जरूरी नहीं है मैं आपको ये कहूंगा कि क्लास ही लीजिए। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे तो जब भी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म होगा, मैं उस दिन अनाउंसमेंट करके आपको नोट डिलीवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नोट्स लेकर आराम से रीड करिए, हिंदी में एक एक चीज हिंदी में लिखी होगी, ठीक, और उसको आप समझ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि सीएमए इंटर ग्रुप 2 के अंदर है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर मैं वो स्टूडेंट की बात करूं जिन्होंने मेरे से क्लास ले ली है, अगर मैं उन स्टूडेंट की बात करूं जिन्होंने मेरे से क्लास ले रखी है, तो मैंने आपको भैया ऑपरेशन मैनेजमेंट खत्म करा दिया है। एक एक क्वेश्चन स्टडी मैट का करा दिया है, 2008 से लेकर स्कैनर करा दिया है, सब कुछ करा दिया है, 1000+ क्वेश्चन करा दिया हूं मैं उनके अंदर आपको। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और मैं आपको पूरी जी जान से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में इस तरीके से बैठेगा। और अगर आप कभी रिवीजन कर रहे हो तो इतनी जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, मेरी बातें सारी याद कर पाओगे, वो सभी बातें हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं, मैंने आपको एक इंटरव्यू से दे दिया, क्योंकि पहली क्लास थी इसलिए मैंने बता दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली हमारा ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कितने नंबर का है दोस्तों? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा 30 मार्क्स का है, जो कि सीएमए इंटर ग्रुप 2 में पेपर नंबर 9 है। पेपर नंबर 9 का दूसरा पार्ट है, 30 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ग्रुप 2 कह रहा है
ठीक है। और अगर आप कोई क्लासेस वगैरह चाहिए तो भाई सर्च कर सकते हैं दीपक क्लासेस। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नोट्स वगैरह मैं भेज दूंगा। अगर आपको क्लास नहीं चाहिए, अगर नोट्स चाहिए, तो जब भी ये नोट्स प्रिपेयर होंगे, पूरे बन जाएंगे असम के, तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है। टोटल चैप्टर हमारे जो ग्रुप 2 के अंदर है, असम के अंदर, वो स्टडी नोट नंबर 8 है, स्टडी नोट नंबर 9 है और स्टडी नोट नंबर 10 है। जिस तरीके से मैं दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट कराया है स्टडी नोट वाइज, जैसे मैंने स्टडी नोट 1 कराया, फिर 2 कराया, फिर 3 कराया, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, इस तरीके से खत्म कराया ना, तो सेम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी इस तरीके से खत्म करेंगे। पहले स्टडी नोट 8 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो स्टडी नोट 9 इंपॉर्टेंट है, फिर 8 इंपॉर्टेंट है, फिर 10 इंपॉर्टेंट है। तो एज इंपॉर्टेंस की बात करूं तो पहली प्रेफरेंस मेरी स्टडी नोट 9 पे रहेगी इंपॉर्टेंस के लिए, पर पढ़ाने के पर्पज से स्टडी नोट 8 रहेगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तो स्टडी नोट 8 का जो नाम है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन है। स्टडी नोट 9 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और स्टडी नोट 10 का नाम है फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। सर मैं एक एक वर्ड को ना इतना डिटेल में समझाऊंगा आपको कि आपको मजा आएगा। पहले क्लासेस पूरी देखो, 2-3 क्लास में डालने वाला हूं यूट्यूब पर, उसको पूरा देखना आप। अगर आपको क्लासेस चाहिए, सब अच्छी लगती है, आपको समझ में आ रहा है और उससे मतलब नहीं, आपको क्लियर हो रहा है मेरी बातें आपको क्लियर हो रही है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सीएमएस से रिलेटेड है, तो फिर आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। स्टडी नोट 8 मैं आज की क्लास में स्टार्ट करूंगा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इधर उधर बातें नहीं, बस जितना समझाना था, क्योंकि पहली क्लास थी, अब ज्यादा बातें नहीं, अब सीधा पढ़ाई करेंगे। स्टडी नोट 8 क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। स्टडी नोट 8 क्या है दोस्तों? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। यहां पर स्ट्रेटेजिक, यहां पर मैनेजमेंट और यहां इंट्रोडक्शन पढ़ना है। असम का इंट्रोडक्शन है, बेसिकली थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो हम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है जी, एक एक चीज ढंग से समझेंगे। चैप्टर में एक स्टडी नोट के अंदर एक चैप्टर कवर होता है, जिसको हम कहते हैं विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। सर क्या होता है विजन, क्या होता है मिशन, बहुत डिटेल में होगा, पर अभी नहीं, धीरे धीरे। सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है, स्टडी नोट 8 का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। पहले हम स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, फिर हम मैनेजमेंट समझ लेते हैं, और फिर हम समझते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, फिर दोनों को इकट्ठा करके पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। क्या होता है दोस्तों स्ट्रेटेजी का मतलब? तो यहां पर स्ट्रेटेजी का जो मतलब है स्टडी मटेरियल से लिया है, और स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है स्ट्रेटेजी का मतलब? कहता है स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन एंड एलोकेटिंग द स्केर्स रिसोर्सेस within the organizational environment as to meet the present objective। ये एक लाइन हमने पढ़ी, अब इस लाइन को मैं हिंदी में भी बता सकता हूं, और वो हिंदी में बताऊंगा भी, पर उस चीज को मैं लिखूंगा भी, कि आने वाले टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट, मैं हर किसके लिए लेके चलता हूं, अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ कर रहा है, भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सेल्फ करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनकी मदद हो जाए। दूसरा ये हो जाए कि अगर कोई स्टूडेंट रिवीजन करे तो उसको समझ में आए कि क्या है। तो आओ जरा सीखते हैं स्ट्रेटेजी का मतलब। स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन एंड एलोकेटिंग द स्केयर रिसोर्सेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट सो एज टू मीट द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव। ये एक लाइन है ना, ये रट जाओगे अभी मेरे को 15 मिनट दीजिए, अभी देखना आप कैसे आपको याद हो जाएगी ये लाइन। दोस्तों मैं आपको कहूं कि स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी ऑल अबाउट क्या? ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, दूसरा यूटिलाइजेशन, और तीसरा एलोकेटिंग। तो अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं तो स्ट्रेटेजी 3 चीज से मिलकर बना है। देखो इसके नीचे आप बनाएंगे, पहले मुझे बनाने देना। फिर स्ट्रेटेजी दोस्तों 3 चीज से मिलकर बना है। बेसिकली स्ट्रेटेजी कितने दिन से मिल रहा है? 3 चीज से। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपके पास है इंटीग्रेटिंग। हाँ, असम की क्लास ना आप 1.3x पे देखिए, असम की क्लास को ना आप 1.3x पे देखिए, या 1.4x तक चलेगा, पर किसी भी हालत में 1.5x से एक्सीड नहीं करना, नहीं समझ में आएगा, फिर ऊपर ऊपर जाएगा वो। मैं खुद कहूंगा एसएम की क्लास 1 पे मत देखिए, मजा नहीं आएगा, 1.3x पे चलाइए, ठीक है, इसमें मजा आएगा आपको देखने में। इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल
इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी प्लस यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजिंग और प्लस एलोकेटिंग। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी मेनली ऑल अबाउट क्या है, एक तो इंटीग्रेटिंग करना है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को, यूटिलाइजिंग करना है और एलोकेटिंग करना है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन। जब मैं 3 वर्ड का मतलब आपको बताता हूं तो 3 वर्ड के मतलब से आप चीजें समझ लोगे, फिर एक लाइन पढ़ लोगे, आप लाइन पढ़ना समझ जाओगे, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा 1.3x पे देखिए, अब सोचो इसका मतलब क्या है। देखो इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम उस एक्टिविटी को इकट्ठा करके करेंगे, सारी एक्टिविटी को एक साथ करा जाएगा, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कोई भी काम, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी काम किया जा रहा है उसको एक साथ करिए, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। कोई भी काम अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, कोई भी काम अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो उसको एक साथ करिए, तो उसको एक साथ करिए, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा करना। क्या होता है इंटीग्रेटिंग का मतलब, एक साथ करिए, इकट्ठा करना। इंटीग्रेटिंग का क्या मतलब होता है दोस्त, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना, सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को इकट्ठा करके एक साथ काम करना। भाई सभी एक्टिविटी को लेकर चलो। कहता है ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि जब भी आप स्ट्रेटेजी की बात करते हो तो हम किसी एक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, हम सभी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सभी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक एक्टिविटी के रिलेटेड बात नहीं करें कि एक एक्टिविटी को बहुत अच्छे करो दूसरी को देखो ही मत, नहीं, हम क्या करेंगे, सभी एक्टिविटी को एक साथ लेकर चलेंगे, इकट्ठा काम करेंगे, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को क्या करो, इंटीग्रेटिंग करो। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी मतलब कोई भी काम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। और उसको कैसे करना है, एक साथ मिलकर करो या इकट्ठा करके करो। ये नहीं कि आप एक एक्टिविटी ले रहे हो और एक एक्टिविटी को कर दिया, दूसरी एक्टिविटी को देखा ही नहीं। एक्टिविटी मतलब काम, कोई भी जॉब, तो दूसरी एक जॉब को कर ली दूसरी को देखा नहीं, तो इसको ऐसा मत करना, सभी को एक साथ लेके चलिएगा। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जब आप जब भी कोई भी काम किया जाएगा, जब कोई भी काम किया जाएगा, ये आप साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। जब मेरा कंप्लीट हो जाए तो आप इसके नीचे खुद से लिखेंगे, वो लाइन के नीचे आपको खुद ही लिखना है। जब कोई भी काम, जब कोई भी काम किया जाएगा, जब कोई भी काम किया जाएगा उसमें लगने वाले रिसोर्सिस को, उसमें लगने वाले रिसोर्सिस में, भाई जब कोई भी काम करेंगे तो रिसोर्सिस लगेंगे। सर रिसोर्सिस का मतलब क्या होता है, उसमें लगने वाले रिसोर्सिस को बेस्ट या आप कह लो ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज करना। यूटिलाइज मतलब यूज करना, बेस्ट और ऑप्टिमल तरीके से यूज करना। क्या कहलाएगा दोस्तों, यूटिलाइजेशन। बेस्ट और ऑप्टिमल तरीके से यूज करना क्या कहलाएगा, यूटिलाइजेशन। रिसोर्सिस का मतलब क्या हुआ, तो रिसोर्सिस का मतलब इधर देख लेते हैं। तो ये जो रिसोर्सिस है इसका मतलब क्या हुआ, सर रिसोर्सिस क्या हो सकते हैं एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस के अंदर रिसोर्सिस क्या हो सकते हैं। सर मनी, मनी इज रिसोर्सिस। एक बिजनेस के अंदर क्या रिसोर्स होता है, सर रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल क्या होता है, रिसोर्सिस कहलाता है।
और क्या हो सकता है रिसोर्सेज? रिसोर्सेज हो गए आप एक तरीके से मशीन, प्लांट एंड मशीन क्या होता है दोस्तों? रिसोर्सेज कहलाता है। दूसरा लेबर, लेबर हमारे क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। तो रिसोर्सेज क्या होता है? जिनका यूज करके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। आप मनी लगा रहे हो, आप रॉ मटेरियल लगा रहे हो, आप मशीन लगा रहे हो, आप लेबर लगा रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन करो। यूटिलाइजेशन कैसे? बेस्ट एंड ऑप्टिमल मैनर है। बेस्ट एंड ऑप्टिमल मतलब कि जितना 100% चीज उसको ऑप्टिमल तरीके से यूज कर सकते हो उतना कर लो, वेस्टेज मत करो। यूटिलाइजेशन मतलब एग्जांपल समझो कि मान लो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 यूनिट का रॉ मटेरियल चाहिए, आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हो 3 यूनिट का रॉ मटेरियल लगा के, दिस इज नॉट अ बेस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। इसको आपने ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 यूनिट का रॉ मटेरियल चाहिए। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्त? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल हो गया मेरा इसका कि यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए, एक मशीन चाहिए, 4 लेबर चाहिए। ठीक है, एक मशीन चाहिए। अभी मैं मनी को इग्नोर कर दे रहा हूं, अभी मैं मनी को नहीं ले रहा 2 मिनट के लिए। ये चाहिए, तो इतनी आपको नीड है, इतनी आपको दोस्तों नीड है, इतनी आपको नीड है। पर आपने एक्चुअली में क्या लगाया? आपने एक्चुअल में क्या लगाया भाई? आपने लगा दिया एक्चुअली में 2 यूनिट की जगह आपने 4 यूनिट रॉ मटेरियल लगा दिया एक प्रोडक्ट को बनाने में। एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए, आपने 4 लगा दिया। इसका मतलब आपने रॉ मटेरियल को बेस्ट यूज नहीं किया। एक मशीन लगाई, ये तो ठीक है, चलो मशीन का यूटिलाइजेशन अच्छे से हुआ। 4 लेबर की जगह 5 लेबर लगा दिया। जो काम 4 लेबर कर सकते थे, आपने वही काम 5 लेबर से करवाया। तो हम कहेंगे यहां पर जो यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ रिसोर्सेज है इज नॉट बेस्ट, बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं है। नहीं है, किस नहीं, क्या नहीं है? रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं है रिसोर्सेज की। तो ये हो गया आपके पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल छोटा सा, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि रिसोर्सेज कैसे बेस्ट तरीके से अगर हम कह रहे हैं यूटिलाइज करो, तो हम कहेंगे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एलोकेटिंग का मतलब क्या होता है? एलोकेटिंग का मतलब दोस्तों होता है काम को बांटना। काम को दोस्तों क्या करना? बांटना। मैं कह रहा हूं ना, बहुत डिटेल में करा रहा हूं। एक ही बार पढ़ने का तरीका, एक ही बार पढ़ोगे, बाकी दोबारा पढ़ने का वो नहीं कर पाओगे, कहेगा भाई एक ही में समझ में आ गया। एलोकेटिंग का मतलब क्या होता है? काम को बांटना, दैट्स कॉल्ड एलोकेटिंग। सर कौन से काम को बांटे? ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को। कौन से काम को बांटोगे? ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को बांटोगे। सर काम को बांटना एलोकेटिंग कहते हैं। जैसे आप कॉस्टिंग के अंदर खर्चों को एलोकेट करते थे, याद है, ओवरहेड में, ऐसी काम को बांटना एलोकेटिंग कहते हैं। काम को बांटना एलोकेटिंग कहते हैं। ये जी अच्छा, 3 बातें समझ में आई कि यार एक लाइन हमने पढ़ी, स्ट्रेटेजीज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड, देख लो आप, एंड लगा, एंड का मतलब क्या है? प्लस। इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी भी है स्ट्रेटेजी के अंदर, यूटिलाइजेशन भी है और एलोकेटिंग भी है। किस चीज का इंटीग्रेटिंग करना, किस चीज का यूटिलाइजेशन करना, एलोकेट किस चीज का करना? स्कैर्स रिसोर्सेज का। किस चीज का करना? स्कैर्स रिसोर्सेज का। हम सारी एक्टिविटी को इकट्ठा लाएंगे, हम यूटिलाइज करेंगे, हम एलोकेटिंग करेंगे। क्या? किस चीज को करेंगे ये सब? स्कैर्स रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब ये देखो भाई, मनी हमारे लिए लिमिटेड होता है। एक कंपनी के अंदर जो पैसा है वो लिमिटेड है, एक कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि भाई जितना मर्जी रॉ मटेरियल खरीद लेंगे। मैं एज अ जनरल पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं। उस कंपनी के लिए जितना उनके पास रॉ मटेरियल है वो लिमिटेड है, वो हो गया स्कैर। ऐसा नहीं है कि मैं ऑल ओवर इंडिया इकोनॉमिक्स मत लगाने लग जाना दोस्तों यहां पर कि और इंडिया में गोल्ड हमारे लिए स्कैर्स है, पेट्रोल हमारे लिए स्कैर्स है। इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। उस आपकी कंपनी है दोस्तों, एक आपकी कंपनी में 5 लेबर है और 5 से 6 नहीं कर पाओगे, लेबर की बहुत शॉर्टेज है।
ठीक है, और जो लेबर आपको चाहिए वो मार्केट में नहीं अवेलेबल, तो 4 लेबर ही आपके पास क्या है, स्कैर्स रिसोर्सेज है। आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो आपको सही तरीके सही दाम पे मिल गया। अगर आप और रॉ मटेरियल खरीदना चाहोगे तो आपको महंगा मिलेगा, तो उसी रॉ मटेरियल पे आपको काम करना है, तो वो रॉ मटेरियल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्कैर्स है। तो अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को इकट्ठा लेकर काम करना, यूटिलाइजेशन करना किसका, और एलोकेटिंग करना किसका, एक्टिविटी और स्केर्स रिसोर्सेज का। तो स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी ये है कि आप एलोकेट करो। मैं इनको जोड़ देता हूं दोस्तों, भाई 3 चीज को करना है। क्या करना है 3 चीज को, भाई हमें 3 चीज को क्या करना है, स्केर्स रिसोर्सेस, स्केर्स रिसोर्सेज। अच्छा ऐसे मत करो, जगह नहीं बच रही, नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों, स्केर्स रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, वो रिसोर्सेज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड है, उसको हम कहेंगे स्केर्स। उसको हम कहेंगे क्या, स्केर्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है तो 1.5x पे देखिए, कोई जल्दी नहीं है, पर आपको समझ आना चाहिए इतने पे देखना आप, कि आपको 1.5 से मत बढ़ना, समझ नहीं आएगा फिर। स्केर्स रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेड है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड है, तो उसको हम कहेंगे स्कैर्स रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा स्कैर्स रिसोर्सेज को क्या करना है, स्कैर्स रिसोर्सेज को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, बेस्ट और ऑप्टिमल मैनर में यूटिलाइज करना है, उसको अच्छे से एलोकेट करना है। मतलब रॉ मटेरियल अगर 1 यूनिट पे 2 यूनिट का एक प्रोडक्ट बनाने में 4 यूनिट का रॉ मटेरियल लगता है, तो उसमें 5 यूनिट एलोकेट मत करो, ढंग से एलोकेट करो। बांट रहे हो तो ठीक तरीके से बांटिए, यूटिलाइजेशन सही तरीके से करिए। एक्टिविटी को एक साथ काम करवा रहे हो, एक साथ काम करवाना है एक्टिविटी को, रिसोर्सेज का, स्कैर्स रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है और एलोकेशन करना है स्कैर्स रिसोर्सेज का ही। आप रिसोर्सेज को, मनी को इस तरीके से लगाओ, किस प्रोडक्ट में कितना पैसा लगाना चाहिए। भाई मैं 5 प्रोडक्ट बनाता हूं, एक कंपनी मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट है, तो क्या सारा पैसा एक प्रोडक्ट पे लगा देती है, अलग अलग प्रोडक्ट पे लगाती है? सर अलग अलग प्रोडक्ट पे बांटती है, वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग प्रोडक्ट पे बांटती है, और अच्छे तरीके से बांटती है। तो एलोकेटिंग करना भी एक तरीके क्या है, स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, ऑल अबाउट एक्टिविटी को एक साथ लेकर चलना, स्कैर्स रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना और रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करना, बांटना, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी कहते हैं। और ये सब कहां करेंगे, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं हम, सारी चीजें एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सारी एक्टिविटी को एक साथ चला रहे, इकट्ठा करके काम करवा रहे हैं, स्केर्स रिसोर्स को इसका अच्छा सा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और स्केर्स रिसोर्सेज का अच्छे से एलोकेशन कर रहे हैं। ये सब कहां करेंगे, इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। कहां करेंगे दोस्तों, वेयर वी हैव टू डन दिस, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अंदर। पढ़ना लाइन, द स्केर्स रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, विद इन दी, और अपने अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाएगा। ये कहां किया जाएगा दोस्तों, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किया जाएगा। ही किया जाएगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किया जाएगा, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। जिससे 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 क्यों करेंगे, क्यों, ये तो हो गया वेयर। ये क्या हो गया दोस्तों, वेयर। कहां करेंगे बताओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों करेंगे, व्हाट, क्या करेंगे। अच्छा ये क्या करेंगे तो ऊपर आएगा ना, यहां वाई आएगा। क्यों करेंगे जी, क्यों करूं मैं ये, मैं अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्यों करूं, तो वाई, और ये हमने क्या है, क्या करेंगे, व्हाट। हम ये करेंगे, ये 3 चीज करेंगे। एक तो अपनी एक्टिविटी को, ये आ गया व्हाट,
ये सभी चीज तीनों किस में आ जाते हैं, वट में आ जाते हैं। वट क्या करेंगे, हमने कहा सर इंटीग्रेटिंग करेंगे, इकट्ठा लेके चलेंगे सारी एक्टिविटी को, रिसोर्सेज का बेस्ट और ऑप्टिमल तरीके से यूज करेंगे और रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करेंगे कि कहां कितना लगना चाहिए, कहां कितना लगना, सही से बांटेंगे। और कहां करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कहां करेंगे, वेयर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और क्यों करेंगे, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है ये सब करने का, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करेंगे। इसलिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्त, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बताओ क्या क्लियर है या नहीं है, क्या आपको समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप कहना सर अब याद हो गया होगा आपको, स्ट्रेटेजी है ऑल अबाउट, ऊपर मत देख, मैंने अब तक खोला नहीं है, मैं नीचे आ जाता हूं, आपको 100% याद हो गया, मैं कह सकता हूं आपको, आप मैं चारों बातों को लेकर चलो। स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी के अंदर हमें करना क्या है, हमें करना है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को इकट्ठा एक साथ करना, काम करना है, इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। दूसरा क्या था पॉइंट, यूटिलाइज करना है क्या, रिसोर्सेज को। अच्छा तीसरा क्या था, एलोकेटिंग करना है। तो स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन एंड क्या, एलोकेटिंग। किस चीज का यूटिलाइजेशन करना है, किस चीज का एलोकेटिंग करना है, स्केर्स रिसोर्सेज। In strategy is all about integrating organization activity and साथ में ये तो करो ही, एक्टिविटी को इकट्ठा काम करवाओ, साथ में एंड यूटिलाइजेशन करो एंड और साथ में एलोकेटिंग भी करो। किस चीज का, स्कैर्स रिसोर्सेज। और कहां करेंगे, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट में। क्यों करेंगे, टू मीट द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव, टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बताओ एक पूरी लाइन में सिखाओ जरा जल्दी से याद करके, बताओ बताओ बताओ। Strategy is all about integrating organization activity and utilization and allocating। किसके लिए करना है यूटिलाइजेशन, किसको एलोकेट करना है, ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। कहां करना है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट। और क्या करने के लिए करना है, टू मीट द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव। हो गया याद, आओ जरा देखना। अब मुझे बता दो इस लाइन को पढ़ने से अगर आपको एक भी हिंदी नहीं आती तो समझाओ। स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन एंड एलोकेटिंग। ये सब करेंगे, तीन चीज करना क्या है, ये तीन चीज करनी है। वट क्या, वट मतलब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी करनी है, यूटिलाइजेशन करना है अच्छे से, एलोकेटिंग करना है। किसका करोगे आप, स्केर्स रिसोर्सेज का। कहां करोगे आप, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अंदर करोगे। क्या करने के लिए करोगे, प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव को या ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को मीट करने के लिए। पढ़ लो सर, आपको एक बारी में हिंदी में समझ में आ गई होगी और एक एक वर्ड का मतलब आपको क्लियर है तो बताओ। स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यूटिलाइजेशन, एलोकेटिंग द स्केयर रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एज टू मीट द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रेटेजी क्या है तो आपको तो आंसर ये एक लाइन में देना है, पर इस एक लाइन को समझने के लिए एक एक पॉइंट हमने समझा है। क्लियर है या नहीं है, टाइम लगाएंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार याद करते चलेंगे, टाइम लगाएंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों रिवीजन करेंगे ना जब, तो आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रेटेजी में करना क्या है यही देखना। सिर्फ स्ट्रेटेजी में पढ़ना है तीन चीजें, इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यूटिलाइजेशन और एलोकेटिंग। तीनों का मतलब नीचे लिख दिया मैंने। किसके लिए करेंगे भाई, स्केर्स रिसोर्सेज के अंदर करेंगे। कहां करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाएगा। और क्या क्यों करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करेंगे। यही होता है स्ट्रेटेजी। जब भी हम किसी कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना दोस्तों, उस कंपनी के एक तो अंदर बनाई जाती है और उस कंपनी के अंदर बनाई तो जाती है स्ट्रेटेजी, पर किस लिए बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। और स्ट्रेटेजी में करते क्या है, तीन चीज। क्या, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना, यूटिलाइज करना और एलोकेट करना। किस चीज का, स्केर्स रिसोर्सेज का। खत्म होगी स्ट्रेटेजी का मतलब, बता समझ में आया नहीं आया। बस जब भी आपसे स्ट्रेटेजी पूछे तो आप ये लिख देना। पर स्टडी मैट में कुछ और बातें भी लिखी थी तो मैंने वो भी सिखा रहा हूं आपको। तो और बातें क्या लिखी हुई है, देखो ये लिखा, कहता है वाइल प्लानिंग अ स्ट्रेटेजी। जब भी आपको स्ट्रेटेजी, अब जब वर्ड स्ट्रेटेजी लगाऊंगा ना तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन पूरे माइंड में घूमनी चाहिए। अच्छा ये होता है स्ट्रेटेजी। एक तो स्ट्रेटेजी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर, एक स्ट्रेटेजी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर स्ट्रेटेजी करी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजी करी जाती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और तीसरा करते क्या है,
भैया यूटिलाइजेशन, एलोकेशन और इंटीग्रेटिंग द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेस। क्लियर, समझ में आ गया। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वाइल प्लानिंग अ स्ट्रेटेजी, जब भी हम कभी कोई प्लानिंग करेंगे स्ट्रेटेजी की, इट इज एसेंशियल टू कंसीडर दैट डिसीजन, उस डिसीजन को कंसीडर करो जो डिसीजन बिना किसी, जो डिसीजन आर टेकन, डिसीजन आर नॉट टेकन इन अ वैक्यूम, डिसीजन आर नॉट टेकन इन अ वैक्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिसीजन आर नॉट टेकन इन अ वैक्यूम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। डिसीजन, पहले हम दो चीजें समझेंगे। पहली चीज ये, स्टार लगा देते हैं, डिसीजन आर टेकन इन अ वैक्यूम, डिसीजन आर टेकन इन अ वैक्यूम। पहले बताओ ये क्या होता है। अगर डिसीजन वैक्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, डिसीजन आर टेकन इन अ वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, और डिसीजन आर नॉट टेकन इन वैक्यूम का मतलब क्या हुआ। डिसीजन आर नॉट टेकन इन वैक्यूम, डिसीजन आर नॉट टेकन इन वैक्यूम का मतलब क्या है, ये दो बातों को मतलब समझना दोस्तों, फिर जाके बात करेंगे। पहले समझो कि डिसीजन आर टेकन इन वैक्यूम का मतलब क्या है। जब हम बिना किसी बेस या बिना किसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए, हमने कोई बिना किसी फैक्ट या बिना किसी बेस पर डिसीजन लिया गया है, तो बोलते हैं डिसीजन आर टेकन इन अ वैक्यूम। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है बिना किसी फैक्ट या बेस को ध्यान में रखते हुए, मेरा कोई फैक्ट नहीं है, कोई फैक्ट है ही नहीं, कोई बेस ही नहीं है, ऐसी ले लिया डिसीजन, तो उसको कहते हैं डिसीजन आर टेकन इन अ वैक्यूम। जब भी डिसीजन लिया जाए, डिसीजन आर टेकन इन अ वैक्यूम का मतलब जब भी डिसीजन लेते हैं, अगर डिसीजन बिना किसी फैक्ट या बेस कर लिया गया है, बिना किसी फैक्ट, बिना किसी चीज फैक्ट को ध्यान में रखते हुए या बिना किसी बेस को ध्यान में रखते हुए, यार आप कोई चीज डिसीजन लेते हो, मैंने कहा यार डिसीजन इन द सेंस की, मैंने कहा यार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करके 6 करेंगे, तो 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट करने का बढ़ाने की सोची है, वो कुछ ना कुछ बात को तो कंसीडर करते हुए सोचा है। आपको लगता है प्रॉफिट होगा, या आपको लगता है पास्ट में अच्छा था, चल रहा था, अब भी अच्छा होगा, तो किसी ना किसी बात को ध्यान में रखते हुए तो करा होगा। तो वैक्यूम का मतलब डिसीजन आर टेकन इन वैक्यूम का मतलब डिसीजन जब भी लिया गया, ऐसे लिखो, जब भी डिसीजन लिया जाता है, जब भी डिसीजन लिया जाता है बिना किसी फैक्ट या बेस को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, रखते हुए लिया जाता है, उसे हम डिसीजन आर टेकन इन वैक्यूम कहेंगे। तो जब भी आप डिसीजन लोगे तो हर बात को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लोगे, या सिर्फ वही कोई बात ध्यान नहीं रखो, बस डिसीजन लेना भाई मुझे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, या मुझे यहाँ पर आज ज्यादा प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज का डिसीजन, किसी भी चीज का जब आप डिसीजन लोगे तो हर एक चीज को कंसीडर करते हुए डिसीजन लोगे ना, जो जो चीज उससे इफेक्ट कर रही होगी उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लोगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भाई मुझे डिसीजन लेना है, मैं तो भाई बिना किसी बात को ध्यान में रखूंगा, मैं तो भाई डिसीजन लूंगा, जो मेरा मन करेगा वो करूंगा। ऐसे तो फिर आप टिक ही नहीं पाओगे, ऐसे तो भैया कस्टमर भाग जाएंगे आपके। सोचो आपने ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे आपके कस्टमर चले गए। तो ऐसा डिसीजन जो बिना किसी फैक्ट या बेस को ध्यान में रखते हुए लिया गया हो, ऐसे डिसीजन को डिसीजन आर टेकन इन वैक्यूम कहते हैं। ऐसा डिसीजन जो बिना किसी फैक्ट, ऐसे लिखो ना, इसमें ऐसे लिखो ना, ऐसे ये अच्छा लग रहा है, ऐसा डिसीजन जो बिना किसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, ऐसा डिसीजन जो बिना किसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, इसको लिख लो भैया, ऐसे सही लग रहा है, ये बोलने में सही लग रहा है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको भी सही लगेगा। ऐसा डिसीजन जो बिना किसी फैक्ट या बेस को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, बिना किसी फैक्ट या बेस को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, उस डिसीजन को हम डिसीजन आर टेकन इन वैक्यूम कहते हैं। और ऐसा डिसीजन जो किसी फैक्ट या बेस को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, बेस या फैक्ट को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, उसे हम
डिसीजन आर नॉट टेकन इन वैक्यूम कहते हैं, डिसीजन आर नॉट टेकन इन वैक्यूम। डिसीजन आर नॉट टेकन इन वैक्यूम क्या मतलब? तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डिसीजन आर टेकन इन वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, तो आप कहना भैया ऐसा डिसीजन जो बिना किसी फैक्ट या बिना किसी बेस को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है उसको बोलते हैं डिसीजन आर टेकन इन वैक्यूम। और आप बोलोगे डिसीजन आर नॉट टेकन इन वैक्यूम, तो वैक्यूम का मतलब होता है बिना किसी फैक्ट या बिना किसी चीज को कंसीडर करे बिना ध्यान में लिए डिसीजन लिए गया वैक्यूम। तो वैक्यूम क्लीनर वाला वैक्यूम नहीं है वो, ठीक है, वो अलग वैक्यूम है। उसका मतलब ही तो बता रहा हूं, तभी तो मैंने कहा वैक्यूम का मतलब हर किसी को नहीं पता होगा, तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई इधर जो वैक्यूम का मतलब है वो वैक्यूम क्लीनर नहीं, वैक्यूम का मतलब है बिना किसी चीजों को ध्यान में रखते हुए, भाई ऐसा डिसीजन जो बहुत सारी चीजों को इफेक्ट कर पाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको ध्यान ही नहीं दिया, ऐसी डिसीजन ले लिया, तो आपका लॉस हो सकता है दोस्तों। तो कहता है, अब लाइन पढ़ना, व्हाइल प्लानिंग अ स्ट्रेटेजी, जब भी आप स्ट्रेटेजी प्लान करोगे, इट इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है, टू कंसिडर, कंसीडर करना ये जरूरी है। जब भी आप स्ट्रेटेजी प्लान करोगे तो ये कंसीडर करना जरूरी है। क्या कंसीडर करना जरूरी है? वो डिसीजन जो आर नॉट टेकन इन अ वैक्यूम, मतलब वो डिसीजन जो किसी बात को ध्यान में रखते हुए लिए गए हो, उनको कंसीडर करना भी जरूरी है व्हाइल प्लानिंग द स्ट्रेटेजी। जब भी आप स्ट्रेटेजी प्लान करोगे तो वो हर डिसीजन को कंसीडर करो जो डिसीजन किसी ना किसी फैक्ट या बेस पर लिया गया हो। एंड एनी एक्ट, एक्ट मतलब क्या होगा? एक्ट मतलब वो नहीं, कानून वाला एक्ट नहीं, वो बड़ा ए होता है, कानून वाले एक्ट में ए बड़ा होता है उसमें, और छोटे वाले एक्ट का मतलब होता है एक्शन, काम करना। एनी एक्ट टेकन बाय, कोई भी अगर एक्शन लिया गया है, कोई भी अगर एक्शन लिया गया है, एक्ट का मतलब क्या है इधर? एक्ट का मतलब है एक्शन। एक्ट का मतलब क्या है दोस्तों? एक्शन। एक्ट का मतलब है एक्शन। तो कोई भी एक्शन, एक्ट का मतलब इधर क्या है? एक्शन। तो कोई भी काम जो एनी एक्ट टेकन बाय अ फर्म इज लाइकली टू बी मेट बाय अ रिएक्शन फॉर दोज अफेक्टेड कॉम्पिटिटर, कस्टमर, एम्प्लॉय एंड सप्लायर। क्या कहता है, मैं बताता हूं आपको इसका हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ लेंगे। इधर पे आ जाएगा मेरा, देखो कहता है जब भी आप प्लानिंग, जब भी आप कोई भी, देखना, जब भी स्ट्रेटेजी प्लान, जब भी स्ट्रेटेजी प्लान करेगी फर्म, नहीं ऐसे नहीं, इसको मैं लिखता हूं फिर आपको बताता हूं, है ना, इसको मैं लिखता हूं, दिया सामने, टाइम वेस्ट नहीं करा, आप सीधा पढ़ाता हूं आपको। कह रहा है जब भी फर्म स्ट्रेटेजी प्लान करेगी, पढ़ना, जब भी फर्म स्ट्रेटेजी प्लान करेगी तो फर्म को प्लानिंग करते वक्त वो डिसीजन को ध्यान में रखना है, वो सारे डिसीजन ध्यान में रखना है, वो सारे लिखो, वो सारे डिसीजन को ध्यान में रखना है जो फैक्ट या बेस पर लिए गए हो, और कोई भी एक्शन फर्म द्वारा लिया गया हो तो उसका रिएक्शन क्या पड़ेगा, किस पर? कॉम्पिटिटर पे, सप्लायर पे, इंप्लॉय पे, कस्टमर पे, वो भी ध्यान देना है। तो जब भी दोस्तों ये कहता है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी प्लान करते हो तो वो सारे डिसीजन को ध्यान में रखो जो डिसीजन किसी फैक्ट या किसी बेस पर लिए गए हो, और जब भी कंपनी उस स्ट्रेटेजी को लेकर एक्शन करेगी, एक्शन प्लान करेगी, मतलब इन द सेंस कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कोई चीज, और स्ट्रेटेजी को जब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो इंप्लीमेंट करने से उसका रिएक्शन क्या होगा, किस पर? जो उस पर जो चीज इफेक्ट करेगी, क्या अफेक्टेड है? कॉम्पिटिटर पे, हमारे कॉम्पिटिटर पे क्या रिएक्शन जाएगा हमारी स्ट्रेटेजी का, हमारे कस्टमर पे क्या जाएगा, हमारे इंप्लॉय पे क्या जाएगा, हमारे सप्लायर पे क्या जाएगा। जियो जब आया था तो जियो ने फ्री निकाला, तो उनकी स्ट्रेटेजी थी कि भाई पहले फ्री देंगे, और जब लत लग जाएगी सभी को तो फिर प्राइसेस बढ़ाएंगे और कम रखेंगे प्राइसेस, पर प्राइसेस फिर चार्ज करेंगे। तो जियो ने 1 साल तक तो फ्री दिया, और सभी लोग आपके पास, सबको लत लग गई नेट की, इंटरनेट की, सबको। जियो से पहले किसी को इंटरनेट की लत नहीं लगी थी, क्यों? क्योंकि इंटरनेट खरीदने के लिए 200 रुपए 1 जीबी का देना पड़ता था। अब जैसे क्या हुआ, 1 जीबी हर दिन 1.5 जीबी मिल रहा है, तो इसी तरीके से ऐसी लत लग गई। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? उन्होंने जब स्ट्रेटेजी बनाई थी तो हर एक चीज को, जब भी उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा, हर एक बेस को ध्यान में रखते हुए, फैक्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया होगा, और जो भी स्ट्रेटेजी उन्होंने, अगर जो स्ट्रेटेजी बनाई, अगर वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करे तो इसका रिएक्शन कॉम्पिटिटर पे क्या जाएगा? एयरटेल।
उसका रिएक्शन उनके कस्टमरों पे क्या जाएगा, ऑल ओवर इंडिया कस्टमर, इंप्लॉय पे क्या जाएगा और सप्लायर पे क्या जाएगा, वो भी ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। तो जब भी दोस्तों आप स्ट्रेटेजी प्लान करोगे तो क्या चीज ध्यान में रखोगे, दो चीजें, वो सारे डिसीजन जो फैक्ट या किसी बेस पर लिए गए हो वो ध्यान में रखो, वो एक्सेशन कंसीडर करो, और कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान करने का जब आप इंप्लीमेंट करोगे उसका रिएक्शन क्या जाएगा कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय या आपके पास कॉम्पिटिटर के पास, वो भी ध्यान पे रखो। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी को प्लान करो। स्ट्रेटेजी को प्लान करना सिखाया है यहां पर इस वाले पॉइंट पे। प्लान स्ट्रेटेजी क्या होती है तो ऊपर बता दिया कैसे स्ट्रेटेजी क्या करते हैं, यहां तो प्लान करा। जब भी आप स्ट्रेटेजी प्लान करोगे तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, एक तो वो डिसीजन जो किसी फैक्ट या बेस पर लिए गए हो उन डिसीजन को देखो, और दूसरा उन डिसीजन को देते वक्त क्या हुआ था, जब डिसीजन लिए गए थे आपने तो क्या इफेक्ट पड़ा था वो ध्यान में देखो। और अगर आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है अगर वो उसको इंप्लीमेंट करते हो, कभी एक्शन में लाते हो, कोई एक्शन लेते हो तो उससे क्या रिएक्शन पड़ने वाला है, चार चीजों पे, कॉम्पिटिटर पे, सप्लायर पे, कस्टमर पे और इंप्लॉय पर, वो भी देखो, फिर स्ट्रेटेजी प्लान करो आप। क्लियर है या नहीं है पॉइंट, समझ में आया? यस समझ में आ गया। अब ये क्या कहता है, स्ट्रेटेजी में भी डिफाइन, स्ट्रेटेजी को एक अलग तरीके से डिफाइन करा तीसरे पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे स्ट्रेटेजी खत्म। वैसे तो बहुत कंटेंट दे रखा है पर उतना कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों। आपको स्ट्रेटेजी वो आप 3 पॉइंट लिख कर आइए बस। हाँ 3 पॉइंट को अच्छे से समझोगे नहीं समझोगे वो समझना है। 3 पॉइंट समझने के बाद अब जैसे मैंने आपको 2 ऊपर वाला पॉइंट अभी भी याद होगा, वो ऊपर वाला पॉइंट मुझे आपको पता है अभी भी। अगर मन में कहो खुद से सोचो, मन में अगर आप सोचोगे हाँ यार मैं इतना तो लिख कर आऊंगा 90% स्टडी मैथ से मैच हो जाएगा, इतना तो आप कई लोगे। आइए बता देंगे, स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड, ये पता क्या होता है जब बार बार सुनते हैं या बार बार बोलते हैं तब याद होता है। स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यूटिलाइजेशन, एलोकेशन ऑफ स्कोर रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हो गया ना याद? इधर क्या था, स्ट्रेटेजी जब आप प्लान करोगे, व्हाइल प्लानिंग द स्ट्रेटेजी इज एसेंशियल टू कंसीडर डिसीजन आर नॉट टेकन इन अ वैक्यूम, और एनी एक्शन टेकन बाय द फर्म, एनी एक्ट टेकन बाय द फर्म, उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, व्हाट रिएक्शन विल बी इफेक्टेड ऑन द कंपटीटर और सप्लायर, या आप अपने आप से बनाकर ले सकते हो, एम्प्लॉय, कस्टमर, क्या पड़ने वाला वो भी आप ध्यान में रखो। अब क्या था, स्ट्रेटेजी में भी डिफाइन, में भी इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, में भी डिफाइन स्ट्रेटेजी को इस तरीके से, स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर सकता है एज अ डायरेक्शन। अगर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो हमें डायरेक्शन देगा, स्कोप दे देगा एक ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई क्या करना है, क्या स्कोप है, क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तो स्ट्रेटेजी को जब हमने एक स्ट्रेटेजी को इस तरीके से डिफाइन करा, अनदर वर्ड टू डिफाइन द स्ट्रेटेजी ये है, अनदर वर्ड टू डिफाइन द स्ट्रेटेजी, ऐसे लिख सकते हो, अनदर वर्ड डिफाइन द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि जो स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, वो उसको करने से क्या होगा, उसको करने से 2 चीज मिलेगी हमें। पहला, एक तो हमें मिलेगी डायरेक्शन, हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई तो उस स्ट्रेटेजी पे ही हम वर्क करेंगे तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई, हाँ भाई एक दिशा मिल गई कि हाँ यार, डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, दिशा, हमें एक दिशा मिल गई कि हाँ यार मुझे इस पर काम करना है, एक डायरेक्शन मिल गया, एक स्कोप मिल गया। और ये जो डायरेक्शन और स्कोप मिला है, 2 चीज मिली है, ये 2 चीज कैसे मिली है, ये 2 चीज मिली है ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड, ओवर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए मिलेगा। या अगर हम स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे लंबे समय के लिए हमें ये 2 चीज प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों, ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। अच्छा मुझे बताओ, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, हमें कैसे काम करना है, स्कोप मतलब होता है हमारे को क्या काम करना है। दोनों का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमें कैसे काम करना है, स्कोप का मतलब क्या है, हमें क्या काम करना है। तो इधर मैं लिखता हूं, हमें कैसे काम करना है, कैसे कोई काम करना है तो वो कैसे करेंगे, हमें कैसे काम करना है ये बताएगा डायरेक्शन, हमें क्या काम करना है ये बताएगा स्कोप, हमें क्या काम करना है ये हो गया स्कोप। तो स्कोप और डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन हमें बताता है कि डायरेक्शन हमें कैसे करना है किसी काम को, क्या काम करना है वो बताएगा स्कोप, और ये दोनों चीज क्या बताएगी, स्ट्रेटेजी। अगर हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी तो वो स्ट्रेटेजी हमें डायरेक्शन और स्कोप देगा, कैसे काम करना है और क्या काम करना है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमें एक एडवांटेज मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को।
ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज मिल जाएगा। कह रहा है विच अचीव एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट के चेंज होते होते हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी फील्ड में काम करना है, स्कोप पता चल जाएगा। उस स्कोप का मतलब होता है कौन सी क्या काम करना है, कैसे काम करना है। इसको मतलब क्या होता है, हमें क्या काम करना है, कौन सी फील्ड में हम काम करना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले देखा होगा आपने अमिताभ बच्चन की पैंट देखी है, वो ऐसे है ना, तो वो पैंट देखिए, तो पहले वैसे पैंट चलती थी। अब क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है तो अब पैंट आ रही है जीरो मोरी। पहले ऐसे फैला करती थी, अब ऐसे अंदर वो घुस रही है समझ आ रहा है आपको। तो वो देखो आप चीजें कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के चेंज होने से हमें भी अपना स्कोप चेंज करना चाहिए। तो स्कोप क्या करोगे, चेंज अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट। स्कोप क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो स्कोप को हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है जी। और ये कौन बताएगा, ये बताएगा अब आपको ये इस पे ना काम करके इस पे करो, इस पे ना काम करके इस पे करो, ये बताएगा हमें स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या कर देगा, हमें एक डायरेक्शन देगा, हमें स्कोप देगा, हमें एक बेनिफिशियल प्रोवाइड करेगा, स्टेक होल्डर की फुलफिलमेंट करेगा एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर कौन होता है, वो लोग जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, दैट्स कॉल्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, वो लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं। वो लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उसको क्या कहते हैं दोस्त, उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। वो लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं स्टेक होल्डर। तो अगर हमारी स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं तो हमारी स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल किया जा सकता है। तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, वो लोग जो हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कौन, जैसे कि कॉम्पिटिटर, सप्लायर, आपके पास कौन कौन हो सकते हैं भाई, इंप्लॉय हो गया है ना, पहला हो गया आपके इंप्लॉय, इंप्लॉयर, सप्लायर, कस्टमर, बैंक्स। अगर आप बैंक से पैसा लोगे तो बैंक भी आपकी कंपनी के साथ जुड़ गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर। तो ये सभी लोग जो हमारी कंपनी से कहीं ना कहीं हमारे कुछ करने से इन सभी पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो स्ट्रैटेजी को दूसरी तरीके से भी डिफाइन करा जा सकता है। क्या स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकता है कि स्ट्रैटेजी हमें एक डायरेक्शन देती है, स्ट्रैटेजी हमें एक स्कोप बताती है, और स्कोप अलग अलग चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से स्कोप चेंज करते हैं कि भाई अब ये वाला काम करो, अब क्योंकि इन्वायरमेंट बदल गया, फैशन बदल गया, तो अब दूसरे तरीके से काम करो। तो ये स्ट्रैटेजी बताएगी हमें। और दूसरा, ये ओवर लॉन्ग पीरियड तक हमें हेल्प करती है, जिससे कंपनी को फायदा होता है। कंपनी के जो स्टेक होल्डर है सबको एक्सपेक्टेशन के साथ हम काम कर लेते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी काम हो जाता है, फुलफिलमेंट होता है, और चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना को चेंज करते रहते हैं। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजी। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, स्ट्रेटेजी कहेंगे। आया समझ में। तो ये देखो 3 बातें मैंने आपको समझाई आज की क्लास के अंदर, 3 बातें। मैं चाहता तो आपको आगे भी समझा देता, पर आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये वाला जो मेरे है, ये फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी, तो इनके लिए भी मैंने जगह छोड़ रखी है, सभी चीज समझाएंगे। तो फीचर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वो डिस्कस, मतलब जो जो स्टडी मैटर में उस हिसाब से चलेंगे। पर हाँ, ये समझ में आया नहीं आया, ये यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने पूरे लेक्चर देखे हैं तो ये मुझे बताइए कि आपको समझ में आया, एक्चुअली मजा आया नहीं आया, क्या कोई चेंजमेंट करने की जरूरत है या नहीं है, तो वो भी बता सकते हैं मुझे, मैं आगे लेक्चर में चेंज कर सकता हूँ। दूसरा, आप ये बता सकते हैं कि मैंने कहा ना स्पीड में देखना, क्योंकि अगर स्पीड में देखोगे तो बोर हो जाओगे, क्योंकि मैं फिर लिख रहा हूँ ना चीजें, बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, तो बोरियत हो जाएगी। थोड़ा स्पीड में रखा तो मन लगेगा आपका। दूसरा, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी। ये नोट्स जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इन एंड मैं आपको सारे नोट्स शेयर कर दूंगा। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, क्लास लेनी है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए, सबसे ऊपर दिया था नंबर है ना। और क्लासेस देखिए, अभी तो मैं 2-3 क्लास और डालूंगा, तो आप देखिए, जज करिए, आराम से देखिए, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फीस पूछ सकते हैं, बहुत कम फीस होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। होपफुल आपको क्लास मजा आया होगा पढ़ने में। थैंक यू।